हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे मैक्सिको का फैसला पूरे तरीके से एक तरफा। क्या डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहा है मैक्सिको भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर दोस्तों, जिसके बाद भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए मैक्सिको को क्या कहा दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे अमेरिका को भी नहीं है पाकिस्तान पर भरोसा, दोस्ती का कर रहा था दिखावा दोस्तों, लेकिन आपको बता दे इस खबर ने इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है उसका बड़ा खुलासा कर दिया दोस्तों। बताएंगे कैसे अमेरिका को नहीं है पाकिस्तान पर भरोसा, F-16 अपग्रेड तो करेगा लेकिन नहीं देगा लिंक 22। ट्रंप को किस बात का सता रहा है पाकिस्तान को लेकर डर, यानी पाकिस्तान से डर चौंका देने वाली जानकारी बताएंगे। लगे हाथों बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम का दावा निकला झूठा, थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर अब भी जारी है युद्ध। लेकिन दोस्तों जो चौंका देने वाली जानकारी आई उसमें से निकल कर वो ये कि थाईलैंड कंबोडिया युद्ध में बैरल फट गया दोस्तों चीनी VT-4 टैंक की। फिर एक बार अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई है, बताएंगे पाकिस्तान भी करता है इसका इस्तेमाल। तो वहीं फूट फूट कर रोया जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, ऑडियो क्लिप हुआ वायरल, बताएंगे क्या रहा कारण। वहीं आपको बताएंगे तिरुवनंतपुरम नगर निगम में लहराया भगवा, ये जीत वाम दल से अधिक कांग्रेस को चुभेगी दोस्तों। केरल में भाजपा की मुस्लिम कैंडिडेट मुमताज ने कर दिया कमाल, हिंदू बहुल इलाके में दर्ज कर ली जीत। बताएंगे जहां वक्फ जमीन को लेकर था विवाद, वहां बीजेपी ने कैसे गाड़ा झंडा, क्या गोपी के लिए मुसीबत, थरूर को मिलेगा मौका। बताएंगे अपने ही गढ़ में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर क्या कहा शशि थरूर ने। वहीं मनरेगा का नाम बदलने पर मचा बवाल, कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने कह दिया भावना को नहीं समझ सकते ये। वहीं आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि जैसे अमेरिका 50% टैरिफ लगाकर अब टैरिफ को वापस बैक लेने को मजबूर हो गया है, सेम इसी तरह मैक्सिको उतने दिन भी नहीं ठहरने वाला, जल्द से जल्द उसको भी अब अपना ये टैरिफ वापस लेना ही पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें अमेरिका के बाद मैक्सिको ने भारत से आयात होने वाले कुछ चुनिंदा सामानों पर 50% का टैरिफ लगाने का फैसला किया। मैक्सिको के इस कदम पर अब भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि मैक्सिको के इस फैसले के बाद नई दिल्ली ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत के जरिए एक समाधान तलाशते हुए देश के निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि इस मामले में विधेयक पेश किए जाने के शुरुआती दौर से ही भारत मैक्सिको के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि भारत का वाणिज्य विभाग वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान ढूंढने के लिए मैक्सिको के वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है। दोस्तों भारत सरकार का कहना है कि मैक्सिको की ओर से यह फैसला लेने से पहले कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। अपने सहयोगियों के बिना सलाह लिए गए फैसले आर्थिक संबंधों और वैश्विक व्यापार नियमों की भावना के खिलाफ है। भारत सरकार के एक सूत्र ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भारत समझता है कि यह कदम सीधे तौर पर भारत को निशाना बनाकर नहीं उठाया गया है, लेकिन फिर भी बिना चर्चा MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ बढ़ाना सही तरीका नहीं है। ऐसे में भारत जो है वो मैक्सिको के इस फैसले से सख्त नाराज है। इस पूरे मामले पर वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मैक्सिको के उप आर्थिक मंत्री लुइस रेजेंडो से उच्च स्तर पर बातचीत की। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए मैक्सिको ने यह कदम उठाया है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विश्लेषकों का क्लियरली कहना है कि यह कदम अमेरिका द्वारा अमेरिका मैक्सिको कनाडा व्यापार समझौते यानी USMCA की समीक्षा से पहले ट्रंप को खुश करने की कोशिश है। अमेरिका जो है वो मैक्सिको का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और यही कारण है कि मैक्सिको वो अमेरिका को खुश करने के लिए ये बड़ा कदम उठा रहा है। दोस्तों उसने जानबूझकर भारत पर जबरदस्ती का 50% का टैरिफ लगा दिया। अगर आप भी मानते हैं कि जब अमेरिका को झुकाने में भारत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, अमेरिका तक की हालत पतली कर दी, तो मैक्सिको क्या चीज है भारत के सामने, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों मानते हैं कि मैक्सिको आनंद फानन में जैसे टैरिफ लगाया है वैसे ही टैरिफ को वापस भी लेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर अमेरिका को पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं, लेकिन F-16 अपग्रेड तो करेगा पर नहीं देगा लिंक 22। आखिर पाकिस्तान को लेकर किस बात का डर सता रहा है दोस्तों, अमेरिका को बता दें
अमेरिका ने पाकिस्तान के पुराने F-16 फाइटर जेट बेड़े को अपग्रेड करने के लिए $989 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दे दी है। 8 दिसंबर 2025 को डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी DSCA की ओर से कांग्रेस को एक औपचारिक नोटिफिकेशन के जरिए घोषित इस डील में अत्याधुनिक एवियोनिक्स, सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम और व्यापक सस्टेनमेंट सपोर्ट शामिल है। इस अपग्रेडेशन के जरिए पाकिस्तानी वायुसेना के इन लड़ाकू विमानों को 2040 के दशक तक ऑपरेशनल रखे जाने की उम्मीद है। हालांकि इसमें F-16 के लिए लिंक 22 सॉफ्टवेयर शामिल नहीं है। अमेरिका को डर है कि पाकिस्तान से इसकी तकनीक चीन के हाथ लग सकती है। दोस्तों, पाकिस्तानी F-16 अपग्रेडेशन पैकेज को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा है। प्रमुख रक्षा उपकरणों के लिए $37 मिलियन और सॉफ्टवेयर में बदलाव, ट्रेनिंग प्रोग्राम और लॉजिस्टिकल बैकबोन जैसी छोटी मोटी चीजों के लिए $649 मिलियन। जी हाँ, अपग्रेड प्रोग्राम के केंद्र में 92 लिंक, 16 टेक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम, एक का एक बैच भी शामिल है। पहले ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान के लिए पाकिस्तान को टेक्टिकल डेटा लिंक 22 दे सकता है, लेकिन नए पैकेज में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार ये टेक्टिकल डेटा लिंक होता क्या है। तो आपको बता दें, टेक्टिकल डेटा लिंक एक सुरक्षित हाई स्पीड डिजिटल रेडियो नेटवर्क होते हैं जो विमानों, जहाजों, ग्राउंड स्टेशनों और कमांड पोस्ट को एक साथ जोड़कर एक सिंगल रियल टाइम युद्ध क्षेत्र की तस्वीर बनाते हैं। वे मैप पर डॉट से कहीं ज्यादा जानकारी शेयर करते हैं। इनमें हर प्लेटफॉर्म अपनी स्थिति, ईंधन की स्थिति, हथियारों का लोड आउट, सेंसर ट्रैक और दुश्मन सेनाओं की लोकेशन भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड तो करने देगा, लेकिन लिंक 22 टेक्नोलॉजी नहीं देगा पाकिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सिर्फ अमेरिका जरूरत के हिसाब से ही पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। बाकी पाकिस्तान की रियलिटी ट्रंप को भी पता है, अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान के साथ हर एक चीज को शेयर करना किसी भी बड़े खतरे से कम नहीं है। आपकी जो भी इस पर राय हो दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, थाईलैंड कंबोडिया युद्ध में बिना शामिल हुए चीन की भारी बेइज्जती हुई है। दरअसल कंबोडिया के साथ युद्ध में थाई सेना के VT-4 टैंक का बैरल फट गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना के समय थाईलैंड का यह टैंक कंबोडिया सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान टैंक का बैरल ही फट गया। इस घटना में टैंक चला रहे कई क्रू मेंबर हताहत हुए। वर्तमान में थाई सेना में 62 VT-4 टैंक ऑपरेशन है। इस टैंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना भी करती है। पाकिस्तान ने 2023 में 680 VT-4 टैंक ऑर्डर दिया था। दोस्तों, डिफेंस ब्लॉक की रिपोर्ट में कहा गया है कि VT-4 टैंक को एक बहुत ज्यादा विवादित फ्रंट लाइन इलाके में कंबोडिया मिलिट्री ठिकानों पर सीधे फायरिंग मिशन के दौरान नुकसान पहुंचा। इस लड़ाई के दौरान टैंक की मेन गन कथित तौर पर फट गई, जिससे बैरल टूट गया और गाड़ी लड़ाई के लिए बेकार हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेन गन के अलावा टैंकर का फायर कंट्रोल से जुड़ा टारगेटिंग सिस्टम और उसका लेजर वार्निंग सिस्टम भी खराब हो गया है। यह सिस्टम आधुनिक बख्तरबंद लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, खासकर टारगेट पहचानने, हमले की सटीकता और दुश्मन के लेजर हमले से चेतावनी के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो, थाईलैंड ने अपनी बख्तरबंद सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश के तहत चाइना से VT-4 टैंक की खरीद की थी। इस टैंक ने थाईलैंड के पुराने पश्चिमी और सोवियत युग के टैंकों की जगह ली थी। इस टैंक का मकसद थाईलैंड सेना में पहले से इस्तेमाल हो रहे सिस्टम की तुलना में बेहतर फायर पावर, मोबिलिटी और युद्ध के मैदान की जानकारी देना है। अब ऐसे में इस हादसे ने चीन की हालत खराब कर दी है। अब चीन को यह डर सता रहा है कि इस हादसे के बाद उसके VT-4 टैंक बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना का माल चाइना का ही होता है तो कमेंट में यह बात जरूर लिखकर वीडियो को लाइक करिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर इतना ही नहीं, ट्रंप के युद्ध विराम का भी दावा निकला झूठा। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर अब भी युद्ध जारी है। दोस्तों, दोनों पक्षों में भीषण गोलीबारी जारी है। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर शनिवार सुबह भी लड़ाई जारी रही। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए घोषणा की थी कि उन्होंने दोनों देशों से युद्ध विराम के लिए सहमति प्राप्त कर ली है। थाईलैंड के अधिकारियों ने कहा है कि वे युद्ध विराम के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं है और कंबोडिया ने ट्रंप के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि थाईलैंड के लड़ाकू विमानों ने शनिवार सुबह हवाई हमले किए। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंग कैटकेओ ने शनिवार को कहा कि ट्रंप की कुछ टिप्पणियां स्थिति की सही समझ को नहीं दर्शाती हैं। तो वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर फूट फूट कर रोया जैशे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर। जेल में मिली थी पापों की सजा, आखिर कैसे छूटा था जैशे मोहम्मद का सरगना, बता दें। आतंक के आका का घमंड और हिम्मत की परतें अब दरकने लगी हैं। जैशे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, जो कभी डर का दूसरा
नाम हुआ करता था, अब अपनी ही जुबानी अतीत के उन राज्यों को खोल रहा है जिन्हें वो वर्षों से छिपाता आ रहा था। जम्मू की कोट भलवाल जेल से निकल भागने की नाकामयाब साजिश, सुरंग और पकड़े जाने के बाद भरपूर पिटाई, इन खुलासों के साथ जैश चीफ मसूद अजहर पहली बार फूट फूट कर रोता दिखाई दिया। मसूद अजहर ने खुद बताया कि अब वो जेल से भागने की फिराक में था तो उसकी कैसे कुटाई हुई थी। मसूद अजहर ने पहली बार माना कि उसने जम्मू की कोट भलवाल जेल से भागने की कोशिश की थी। उसने जेल से भागने के लिए सुरंग भी बनाई थी, सुरंग बनाने के लिए औजार मंगवाए थे। बस आखिरी दिन जब वो भागने वाला ही था तब पकड़ा गया। उसको अभी तक जेल अधिकारियों का खौफ है। मसूद ने बताया कि जेल में भागने की कोशिश के दौरान जब वो पकड़ा गया तो उसका अच्छे से स्वागत किया गया, यानी कि बहुत बुरे तरीके से पिटाई की गई। उसके साथियों के जिस्म डबल रोटियों की तरह सूज गए। जी हाँ, मसूद अजहर ने बताया कि जेल में खाने से लेकर पेशाब करने तक में पाबंदी लगा दी गई थी। जेल से भागते समय जब वो पकड़ा गया था तो उससे पूछा गया था कि सुरंग खोदने के लिए औजार कहां से लाए हो। उसे पूछताछ के लिए एक अफसर के पास ले गए थे, तब उसे जंजीर से बांधा हुआ था। मसूद अजहर भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। वो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ और संस्थापक भी है। अब इन यादों को बताते हुए फूट फूट कर रो रहा है दोस्तों, जिसका वायरल ऑडियो काफी ज्यादा बार देखा गया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, देश से गद्दारी के आरोप में इंडियन एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर हुआ गिरफ्तार, पाकिस्तान को भेज दी खुफिया जानकारियां। दोस्तों, कैसे भारत देश के अंदर ही कुछ देश द्रोही भी रहते हैं। आपको बता दें, सीमा के उस पार भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वालों पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार शिकंजा कसती जा रही हैं। इस कड़ी में देश के अलग अलग खासकर बॉर्डर के इलाकों से अनेकों गिरफ्तारियां हुई है और इसका सिलसिला अभी जारी है। ऐसा ही एक मामला असम से सामने आया है, जहाँ दुश्मन देश पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के लिए तथा कथित तौर पर काम करने वाले एक रिटायर्ड अधिकारी को गिरफ्तार किया है। रिटायर्ड अधिकारी ने भारतीय वायुसेना को कई वर्षों तक सेवाएं दी है। आरोपी की पहचान तेजपुर में पटिया इलाके के रहने वाले कुलेंद्र शर्मा के तौर पर हुई है, जिसको पुलिस लगातार निगरानी और शुरुआती जांच के बाद हिरासत में लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत की संवेदनशील जानकारी देने वाले रिटायर्ड अधिकारी पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। उस पर काफी लंबे समय से दुश्मन की जासूस एजेंसी से जुड़े होने की आशंका थी। ऐसे में इस देशद्रोही को क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन सामने है दोस्तों, दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान होते ही खुल गया नर्क का दरवाजा, फूंक दिया गया चुनाव आयोग का दफ्तर। दोस्तों, बांग्लादेश में अभी तक मोहम्मद यूनुस बिना चुनी सरकार चला रहे थे। वहीं अब शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद इस देश में पहली बार चुनाव होने वाला है। आम चुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है और चुनावी माहौल बनते ही बांग्लादेश में ऐसे बवाल शुरू हो गए कि मानो नर्क का दरवाजा खुल गया हो। हाल ही में निर्दलीय प्रत्याशी उस्मान हादी के सिर में गोली मारने की घटना सामने आई थी। इसके बाद अब खबर आ रही कि चुनाव आयोग का दफ्तर ही फूंक दिया गया। दोस्तों, चुनाव के ऐलान के बाद से अलग अलग हिस्सों में हिंसा की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चुनावी हिंसा के ताजा मामले में लक्ष्मीपुर में चुनाव आयोग के दफ्तर को आग के हवाले कर लिया गया। बांग्लादेश मीडिया यूएनबी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। यूएनबी के मुताबिक शनिवार को लक्ष्मीपुर शहर में स्थित जिला चुनाव ऑफिस में बदमाशों ने आग लगा दी। जिला चुनाव अधिकारी मोहम्मद अब्दुल रशीद ने बताया कि बदमाशों ने सुबह करीब 3:30 पर ऑफिस की खिड़कियों से पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गए। तो ये कंडीशन है दोस्तों बांग्लादेश की, जहां पर चुनाव के ऐलान के बाद लगातार हिंसा की खबरें आ रही है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान, तुर्की समेत 8 मुस्लिम देश हुए इजरायल के खिलाफ एकजुट। पूर्वी यरूशलेम में यूएनआरडब्ल्यूए मुख्यालय पर आईडीएफ के हमले की तगड़ी निंदा। दोस्तों, पाकिस्तान, तुर्की सहित 8 प्रमुख मुस्लिम देश एक मामले में इजरायल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। इन सभी देशों ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी यानी यूएनआरडब्ल्यूए का मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। साथ ही यूएनआरडब्ल्यूए के दफ्तर पर इजरायली सैनिकों के हमले की निंदा की है। देशों ने कहा कि अभूतपूर्व मानवीय संकट के बीच गाजा में इसकी यूएनआरडब्ल्यूए की भूमिका अतुलनीय है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने फलस्तीनी शरणार्थियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी फॉर फलस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट यानी यूएनआरडब्ल्यूए की अपरिहार्य भूमिका की पुनः पुष्टि कर दी। बयान में कहा गया है कि दशकों से यूएनआरडब्ल्यूए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा
सौंपी गई अनोखी जिम्मेदारियां निभा रही है। ये अपने कार्य क्षेत्रों में लाखों फलस्तीनी शरणार्थियों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आपातकालीन सहायता प्रदान करता रहा है। वहीं आपको बता दें, इमरान खान मामले में यूनाइटेड नेशन का दखल, पाकिस्तान सरकार से तुरंत ये एक्शन लेने के लिए कहा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष रिपोर्टर ने पाकिस्तान सरकार से तत्काल कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के साथ जेल में किए जा रहे व्यवहार अमानवीय और अपमानजनक हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्टर अलीज जिल एडवर्ड्स ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इमरान खान की हिरासत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप हो। इस साल सितंबर में इमरान खान की कानूनी टीम ने उनके और उनकी पत्नी के साथ जेल में हुए दुर्व्यवहार के बारे में यूनाइटेड नेशन के विशेष रिपोर्टर से संपर्क किया था। वहीं बता दें, सीरिया हमले में मारे गए 3 अमेरिकी, ट्रंप भड़के, कहा आईएसआईएस को बख्शेंगे नहीं। जी हां, अमेरिकी मध्य कमान ने बताया कि शनिवार को मध्य सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में अमेरिकी सेना के 2 जवान और 1 अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद के 1 साल पहले सत्ता से हटने के बाद इराक में अमेरिकी सैनिकों पर यह पहला हमला है जिसमें जान हानि हुई है। मध्य कमान ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए और युद्ध विभाग की नीति के अनुसार मारे गए जवानों की पहचान तब तक गोपनीय रखी जाएगी जब तक उनके निकटतम संबंधियों को सूचित करने के 24 घंटे पूरे नहीं हो जाते। शनिवार को व्हाइट हाउस से निकलते समय पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये आईएसआईएस का हमला है और हम इसका बदला जरूर लेंगे। वो इस दौरान आर्मी नेवी फुटबॉल मैच देखने के लिए बाल्टीमोर रवाना हो रहे थे। ट्रंप ने हमले में मारे गए तीनों अमेरिकियों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया। दोस्तों, वहीं आपको अगली खबर बता दें, अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति हुई तेज, चीन की फंडिंग पर बड़ा हमला, श्रीलंका मॉडल बताया खतरा। जी हां, अमेरिकी सीनेट में इस सप्ताह हुई एक अहम सुनवाई में श्रीलंका के बंदरगाह ढांचे में चीन की भूमिका को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई। सांसदों ने इसे बीजिंग की विदेश में फंडिंग नीति का खतरनाक उदाहरण बताते हुए कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट देशों की संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकते हैं, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। सीनेट के विदेश संबंध समिति की सुनवाई के दौरान इसके अध्यक्ष जिम रिश ने श्रीलंका में चीन की मौजूदगी को लेकर तीखा बयान देते हुए कहा कि श्रीलंका पूरी दुनिया के लिए पोस्टर चाइल्ड है कि चीन के साथ कारोबार क्यों नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी चीन द्वारा श्रीलंका में बड़े बंदरगाह प्रोजेक्ट्स को फंड करने के संदर्भ में किया है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, रशिया से लौटे सैनिकों का किम जोंग उन ने किया जमकर स्वागत। हुए इमोशनल लगेरों ने रेड कार्पेट और भव्य सेरेमनी का आयोजन किया गया। इनके लिए बता दें, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की अनदेखी तस्वीरें सामने आई है। वो रशिया से लौटे अपने सैनिकों से राजधानी प्योंगयांग में मुलाकात की। इस दौरान वो सैनिकों को गला लगाते हुए नजर आए। साथ ही वो अपने सैनिकों को हीरो बताया और कुछ सैनिकों को गवा देने को लेकर भावुक भी हुए। नॉर्थ कोरिया के ये सैनिक यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रशिया की मदद करने के लिए कुजर्ग इलाके में गए हुए थे। ये 120 दिनों तक उस इलाके में तैनात थे। वो मिलिट्री और इंजीनियरिंग से जुड़े वहाँ काम किए। किम जोंग उन ने अपने संबोधन में कहा कि 528 हेवी इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिकों ने पार्टी के आदेशों का पूरी ईमानदारी और साहस के साथ पूरा किया। उन्होंने सैनिकों के काम को मास हेरोइज्म बताया और कहा कि उन्होंने मुश्किल हालात और लड़ाई के माहौल में भी खतरनाक इलाकों को सुरक्षित बनाया है। साथ ही साथ आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल बड़ी H-1B वीजा को लेकर कोर्ट पहुंचे 19 राज्य, क्या होगा आगे। दरअसल जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से ही उनके प्रशासन की नीतियों को लेकर कानूनी विवाद जारी है, खासकर डेमोक्रेटिक राज्यों के साथ। जी हां, इस बार ट्रंप प्रशासन की एक अहम इमिग्रेशन नीति यानी H-1B वीजा पर $1 लाख शुल्क वृद्धि को 19 राज्यों द्वारा अदालत में चुनौती दी जाने वाली है। इनमें कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इलिनोइस और अन्य राज्य शामिल है। कैलिफोर्निया और अन्य राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। H-1B प्रोग्राम अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेष पेशों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जैसा कि अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा बताया गया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां तिरुवनंतपुरम नगर निगम में लहराया भगवा, ये जीत वाम दल से अधिक कांग्रेस को चुभेगी। दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में नगर निकाय चुनाव में भाजपा नीति राजग ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दी है। इस जीत के साथ ही राजग ने माकपा नीति LDF के 45 साल के शासन का अंत कर दिया। विश्लेषक
विश्लेषकों का मानना है कि इस जीत से 2026 के विधानसभा चुनावों में खासकर राजधानी में भाजपा की स्थिति मजबूत होगी। वहीं इस जीत ने कांग्रेस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि भाजपा ने शशि थरूर के गढ़ में अपना परचम लहरा दिया है। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से कई बार सांसद रह चुके हैं। शशि थरूर पार्टी लाइन से हटकर लगातार बयान दे रहे थे। आपको बता दें कि भाजपा की यह जीत वाम दल से अधिक कांग्रेस पार्टी को चुभेगी, क्योंकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम की सराहना की है। थरूर ने खासकर विदेश नीति में प्रधानमंत्री मोदी जी की ऊर्जा और काम करने की रफ्तार की तारीफ की है। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ अभियान भारत को भी अच्छा बताया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के कई कामों को थरूर ने सकारात्मक कहा, जिससे कांग्रेस पार्टी में थोड़ी नाराजगी जरूर हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अंदाज में इस चीज को लेकर बधाई भी दी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और आज के इस परिणाम को संभव बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स पर लिखा कि धन्यवाद तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा राजग को मिला जनादेश। केरल की राजनीति में ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जनता को पूरा विश्वास है कि केरल की विकास संबंधित आकांक्षाओं को केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है। तो वहीं दोस्तों, अपने ही गढ़ में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर क्या कहा शशि थरूर ने, वो भी आपको बताते हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दोस्तों भाजपा को बधाई दी शशि थरूर ने। उन्होंने लिखा कि तिरुवनंतपुरम में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूं और सिटी कॉर्पोरेशन में उनकी बड़ी जीत पर उन्हें विनम्र बधाई देना चाहता हूं। ये एक मजबूत प्रदर्शन है जो राजधानी के राजनीतिक माहौल में एक बड़ा बदलाव को दिखाता है। शशि थरूर ने केरल निकाय चुनावों के नतीजों पर एक्स पर लिखा कि केरल के स्थानीय चुनावों में कितने शानदार नतीजे आए हैं। जनादेश साफ है और राज्य की लोकतांत्रिक भावना साफ साफ झलकती है। विभिन्न लोकल बॉडीज में सच में प्रभावशाली जीत के लिए यूडीएफ केरल को बहुत बहुत बधाई। ये एक बड़ा समर्थन है जो राज्य सरकार राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक शक्तिशाली संकेत है। कड़ी मेहनत, एक मजबूत संदेश और सत्ता विरोधी लहर, इन सब ने मिलकर 2020 की तुलना में कहीं बेहतर नतीजे दिए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूं और शहर के कॉर्पोरेशन में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर विनम्र बधाई भी देता हूं। ऐसे में आप भी कांग्रेचुलेट करना चाहे तो जरूर कमेंट में कह सकते हैं। दोस्तों, इस जीत पर आपकी क्या राय है जरूर लिखकर बताइएगा। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, मनरेगा का नाम बदलने पर मचा बवाल। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने कहा कि भावना को नहीं समझ सकते। ये जी हां, भाजपा ने शनिवार को कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैसला इसका नाम बदलने के लिए नहीं बल्कि इसकी भावना को बदलने के लिए है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस की आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल और उसके नेता इस फैसले को समझ नहीं सकते, क्योंकि वे विशेषाधिकार की भावना से काम करते रहे हैं। भाजपा नेता त्रिवेदी ने परोक्ष तौर पर महात्मा गांधी के नाम की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिस नाम पर कांग्रेस अपना विशेष अधिकार मानती है वो पूरे देश का है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने वाले एक विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। ऐसे में कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार योजनाओं का नाम बदलने में मास्टर है। साथ में सवाल कर दिया कि इस योजना के नाम में महात्मा गांधी होने में क्या गलत है। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।